नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। प्यारे साथियों, मैं फर्स्ट प्री बोर्ड है आपके लिए डाल चुका हूँ, सेकंड प्री बोर्ड लेकर आ गया हूँ। तो इसे आप शेयर कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन रहेगा, तो आप सब्सक्राइब भी करें। साथियों, आपका लाभ होगा। 4 प्री बोर्ड पेपर डालूंगा, साथ ही साथ में ऐसी क्लास भी डालने वाला हूं उन 4 दिनों के लिए जो आपके रिवीजन के रूप में होगी और बड़ी ही शानदार एक साथ सारा रिवीजन समझा करके करूंगा, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तो सेकंड प्री बोर्ड में चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है नाम। नाम जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मित्रता यहाँ नाम नहीं होता किसी का, भाववाचक संज्ञा है। लड़का भी किसी का नाम नहीं होता, ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत भी किसी का नाम नहीं होता, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक नाम है, पर्वत का नाम है हिमालय, तो यहाँ हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर चलते हैं, जगन्नाथ शब्द में संधि है। तो जगन्नाथ शब्द में संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। तो इस प्रकार से यहाँ व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ व्यंजन संधि होगी। अब व्यंजन संधि आ गई है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। जहां आए आधा अक्षर, जहां आए आधा अक्षर और लग जाए माथे पे बिंदी, जहां आए आधा अक्षर और लग जाए माथे पे बिंदी, तो होती है व्यंजन संधि। समझ गए होंगे, तो होती है व्यंजन संधि। परंतु एक चीज याद रखिएगा, जब आप उसका संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करें तो स्वर नहीं होने चाहिए, दोनों दिशाओं में स्वर नहीं होने चाहिए। संधि विच्छेद अगर सही आ रहा हो तो फिर उसके बाद में दोनों दिशाओं में देख लीजिए, प्लस से पहले और प्लस के बाद, वहां अगर स्वर है तो वो स्वर संधि होगी। एक आध उदाहरण मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसी के साथ देखिए, यहाँ ये इसी को ले लेते हैं। इसमें देखिएगा, वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस अंजन। तो यहाँ पर वी में छोटी ई की मात्रा है और अंजन का ए हो रहा है, तो ई और ए मिलकर के यह बनता है। यहाँ ये बन रहा है, ई और ए मिलकर के यह बन रहा है। यहाँ यण स्वर संधि हो जाएगी, है ना। इस नाम में, व्यंजन नाम में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। देखिए बड़ा आश्चर्य है, ठीक विपरीत। नाम क्या है? व्यंजन, और इसी के अंदर क्या कौन सी संधि आ रही है? यण स्वर संधि आ रही है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो उदाहरण बताया वो बिंदी वाला, वो होगा संसार। संसार को ले लीजिए, संयोग को ले लीजिए। तो इस प्रकार से संसार में सम प्लस सार और संयोग में सम प्लस योग, और इसमें जगत प्लस नाथ, इनमें व्यंजन संधि है। फिर देखिए, श्यामल शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो श्याम प्लस लय, ये रहा, तीसरा आंसर हो जाएगा से। फिर है बहुब्री समास का सही उदाहरण है। बहुब्री का मतलब अन्य अर्थ। बहुब्री आप सब जानते हो कि 4 प्रकार से भेद किए हुए हैं। वो भेद है, पद प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, और फिर उसके बाद दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। तो यहाँ अन्य पद प्रधान वाला बहुब्री समास होता है। तो अन्य पद किस में आ रहा है वो देख लीजिए, चंद्रशेखर में आएगा। चंद्रमा है शिखर पे जिसके, यानी शिव जी। यहाँ भरपेट में भर आया है तो भर यहाँ अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो गया। अन आचार यानी नहीं है जो आचार, नए तत्पुरुष हो गया। तिकोना में ती, ये संख्यावाची है, यानी द्विगु समास हो गया। ईंधन किसका उपन्यास है? ईंधन साथियों हालांकि आने के चांसेज कम है, चांसेज कम है, कई सारे जो है अच्छे हैं, आगे आएगा एक आध जो बताऊंगा। ईंधन यहाँ पर स्वयं प्रकाश का होगा, ईंधन यहाँ स्वयं प्रकाश का होगा। अम्बपाली नाटक है, तो अब साथियों देखते हैं, ईंधन स्वयं प्रकाश का हो गया, अम्बपाली नाटक है, उसके लेखक कौन है? शंकर शेष हमारे सिलेबस में ही नहीं है, धर्मवीर भारती हमारे सिलेबस में ही नहीं है। स्वयं प्रकाश जी का हमारे ये ईंधन आ ही गया पहले सवाल। तो अब ये किसका होगा? रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो अम्बपाली नाटक किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। एक कहानी है भी हिंदी गद्य की कौन सी विधा में लिखी हुई? एक कहानी है भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित है, और मन्नू भंडारी ने अपनी कथा लिखी है, स्वयं की, स्वयं के बारे में लिखा है, तो आत्मकथात्मक। फिर है, काशी में हनुमान जयंती पर संगीत आयोजन की सभा कितने दिन चलती थी? 5 दिन चलती थी। लक्ष्मण जी क्या देखकर क्रोध रोकर परशुराम जी के कटु वचन सहन कर रहे थे? परशुराम जी बहुत कड़वा बोल रहे थे, उनको काफी सारे निपट और अशंकु ऐसे करके खूब बुरे बुरे वचन कहे थे, बेशरम है, ऐसे काफ़ी सारी गालियां जैसी निकाली थी। तो उन्होंने, परशुराम जी ने जब ऐसा कहा था तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा था, फिर भी वो सहन कर रहे थे। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनकी जनेऊ देखी थी, उनकी यज्ञोपवीत देखकर
उन्होंने ब्राह्मण समझा और उनका विचार था कि हम ब्राह्मणों पर वीरता नहीं दिखाते हैं, इसीलिए वह कटुवचन सहन कर रहे थे जनेऊ देखकर। फिर है, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही न संभार में। कालबस का क्या अर्थ है? कालबस का अर्थ होता है काल के वशीभूत। अब काल के वशीभूत देख लेते हैं, समय अनुसार नहीं होगा, भूतकाल के अनुसार नहीं होगा, मृत्यु के वशीभूत यही आएगा, मृत्यु को काल कहते हैं, तो मृत्यु के वशीभूत आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर है, आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? आत्मकथ्य कविता सन 1932 में प्रकाशित हुई थी, हंस नामक समाचार पत्र में हुई थी, जो प्रेमचंद जी संपादित करते थे, हंस, और उसमें 1932 में आत्मकथ्य कविता प्रकाशित हुई थी। आत्मकथ्य कविता किसकी है साथियों, कमेंट में कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, ग्राम सुधार गद्य कृति के रचनाकार कौन है? ग्राम सुधार गद्य कृति के रचनाकार शिवपूजन साय है। साथियों ये प्रश्न मेरे को लगता है सिलेबस से बाहर का है, हो सकता है, क्योंकि शिवपूजन साय है वो कृतिका में है पाठ, माता का आंचल के लेखक है, माता का आंचल के लेखक है, और कृतिका में है, तो कृतिका में से तो कवि परिचय लेखक परिचय आना ही नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं है, ग्राम सुधार ये आने का चांस कम है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो पक्का आएगा। शिव पूजन सहाय का पाठ माता का आंचल कहां से लिया गया है? तो माता का आंचल जो है वह देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। ठीक है साथियों, ये परीक्षा में पक्का प्रश्न आएगा, बोर्ड में याद रखिएगा, देहाती दुनिया से लिया गया है। लेखक कौन? शिव पूजन सहाय। अनामिका किस कवि की रचना है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। दो चार रचनाएं और बोल देता हूं, याद हो जाएगी। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, सरोज स्मृति, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। फिर है, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई? अनुभव से गहरी चीज नीचे ही पास में लिखा है, अनुभूति को बताया है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पाठ से आया था। आपको पता है मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं से ये सवाल आया है, तो अनुभव से गहरी चीज अनुभूति को बताया गया है। पाठों के नाम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साथियों काफी सारे प्रश्नों के साथ अगर पाठ का नाम लिख करके, लेखक का नाम लिख करके आप यदि उत्तर देते हैं तो आपका प्रभाव अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अधिक होगा और आपको जो एग्जामिनर बहुत अच्छे अंक देगा। गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ क्या है? तो गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ है वह है पहाड़। गंतोक से चले थे युमथांग, तो गंतोक का अर्थ हो गया पहाड़, और युमथांग का अर्थ था घाटियां, और बीच में एक और आया था खेदुम। खेदुम का अर्थ होता है देवी देवताओं का निवास स्थान। ठीक है साथियों, आगे चले रिक्त स्थानों में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? यहां देखिए क्या प्रयोग करेगा वह, इसमें दो प्रकार से बन रहे हैं, एक तो निजवाचक आ रहा है, एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ रहा है। यहां लेकिन स्वयं लिखा है यहां, तो स्वयं अपने लिए करता है, तो देखा जाए तो यहां पर आएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है साथियों, फिर है गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के खालिस्तान का बोध कराया जाता है। गुणवाचक विशेषण में क्या बोध कराया जाता है? केवल गुण नहीं लिखेंगे, उनके साथ दोष भी लिखेगा। तो ईश्वर की नजर में गुण दोष सब समान है, तो यह आएगा गुण दोष। तो गुणवाचक में किसका बोध कराते हैं? गुण दोषों का बोध कराते हैं। गायत्री बहुत ज्यादा बोलती है, वाक्य में खालिस्तान क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण का भेद बताना है। क्रिया विशेषण का भेद होगा आपके यहां पर बहुत ज्यादा, ये क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा बोलती है, तो क्या हो गया? ये मात्रा हो गई, मात्रा को परिमाण बोलते हैं, तो यहां आएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, संग्राम शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? ये देख लीजिए, आ गया ना वो बिंदी वाला, जहां वो बिंदी वहां व्यंजन संधि, तो ये यहां पर उपसर्ग देखना है अपन को, तो आप व्यंजन संधि नहीं लिखेंगे, उपसर्ग बताना है। तो यहां हो गया सम प्लस ग्राम, सम उपसर्ग हो जाएगा, हलंत लगेगा, याद रखिएगा मैं के। अब मैं एक बार पृष्ठ पलट लेता हूं साथियों। साथियों अब आ गए हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। इसके लिए मैं आपको निर्देश देता हूं कि आप सदैव पहले प्रश्न पढ़ लिया कीजिए। प्रश्न पढ़ने से क्या होता है, जब हम बाद में पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें उसके उत्तर लगभग तो मिल ही जाते हैं। एक बार प्रश्न जरूर पहले पढ़ें, बाद में पैराग्राफ को पढ़ें, ताकि समय कम लगे, समय की बचत होती है इससे। तो चलिए देखते हैं शीर्षक कैसे निकालें। किसी भी पैराग्राफ
का शीर्षक निकालना बड़ी चुनौती होती है। मैं आपको सरलतम रूप में बता देता हूँ। शीर्षक कैसे निकलेगा, पहले आप प्रश्नों में ही देखें ज़्यादातर किसके बारे में बताया है। तो मैं प्रश्नों में देखता हूँ, गद्यांश का शीर्षक इनसे निकल जाएगा। राष्ट्र और समाज के निर्माण में कौन सा दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें क्या पूछा है, राष्ट्र और समाज के बारे में। राष्ट्र समाज का निर्माण कैसे होगी, कैसा दृष्टिकोण होगा। तो अब शीर्षक लाएंगे अपन यहाँ से भी। आज देश का सॉरी आज देश का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर है। यानी अब यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया है जो कि राष्ट्र और समाज का निर्माण करेगा। फिर है, छात्रों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। ये लो आ गया, छात्र और विद्यार्थी के बारे में आया है। फिर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वाह विद्यार्थी किस प्रकार कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के छात्रों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, इस प्रकार का ये कोई शीर्षक आराम से आ सकता है। ठीक है, तो छात्रों का या विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। बिल्कुल इजीली हो जाएगा, देख लो साथियों। तो साथियों, पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है। इसका शीर्षक आपके हो जाएगा विद्यार्थियों का राष्ट्र विकास में योगदान, इस प्रकार का आएगा। या ये मान लीजिए स्वतंत्र भारत में विद्यार्थी। फिर है, राष्ट्र और समाज के निर्माण में कौन सा दृष्टिकोण आवश्यक है। ये हमने देख ही लिया है, सारे प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण चाहिए वो भी देख लेंगे। हमें देखना क्या क्या है, कौन सा दृष्टिकोण देखना है यहाँ पर। फिर आज देश का संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर है, ये तो आ ही गया, विद्यार्थियों के ऊपर है। फिर छात्रों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बताना है। फिर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का सुचारू रूप विद्यार्थी किस प्रकार कर सकता है। तो किस प्रकार से विद्यार्थी है सुचारू रूप से निर्वाह कर सकता है, किसका, कर्तव्य का, अपने कर्तव्य का निर्वाह बताना है। और विलोम शब्द अवनति का तो हम लिख ही देंगे, अवनति का उन्नति शब्द आएगा, जाहिर सी बात है। तो स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर ही है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उसका उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए कि उनके जीवन से राष्ट्र को कुछ बल प्राप्त हो सके। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आ गया, देखिए साथियों, कौन सा दृष्टिकोण चाहिए होता है, यह आंसर हो जाएगा आपके राष्ट्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, फिर उसके बाद में ये प्रश्न, इसका आंसर हो गया। फिर देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार स्वरूप होते हैं। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन होना चाहिए, विद्यार्थी का लक्ष्य विद्योपार्जन होना चाहिए। भली भांति विद्योपार्जन करके वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह सुचारू रूप से कर सकते हैं। यानी विद्या प्राप्त करके ही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। राजनीति उसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। कुल मिला के राजनीति के अंदर शामिल नहीं होना है। राजनीति वास्तव में धूर्तों का खेल। ये आ गया, देखिए अगला प्रश्न भी आ गया है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राजनीति धूर्तों का खेल है, जो अनेक दांवपेच खेलकर जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यानी हर प्रकार से उन्हें छल कपट का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। धूर्तों का खेल है और छल कपट करने का कार्य राजनीति में होता है, इसलिए राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है साथियों, फिर है, यह सरल एवं शुद्ध हृदय विद्यार्थी के वश का रोग नहीं। आ गया ना, देखिए, यानी यह सरल विद्यार्थी क्या होता है, सरल शुद्ध हृदय वाला होता है विद्यार्थी, और इसलिए छल कपट का काम उसे नहीं करना चाहिए। उसके वश की बात ये राजनीति करना नहीं है। राजनीति छात्रों के अध्ययन में बाधा ही नहीं डालती, वरन उन्हें गुमराह भी कर देती है। तो देखिए, इसका उत्तर काफी बड़ा आ रहा है। यानी राजनीति के कारण क्या होता है कि अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है और उन्हें जो रास्ता, जिस रास्ते पर चलना होता है, वह उस रास्ते से भटक भी जाते हैं। अतः छात्रों को चाहिए कि पहले सर्वप्रथम अपने आप को योग्य बनाए, यानी अपने आप को सफल बनाए, कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करे, अपना लक्ष्य प्राप्त करे, और तब जाकर के बाद में जब अपना उम्र हो जाए, जब 50-60 वर्ष की उम्र हो जाए, अपने पूरे जीवन के कार्य पूर्ण हो जाए, फिर उसके बाद राजनीति में शामिल हो। फिर उसके बाद में यह अवनति हो ही गया, इसका उन्नति हो जाएगा। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वाह विद्यार्थी किस प्रकार कर सकता है। निर्वाह तब कर सकता है जब पहले वह अपने जीवन को विद्या प्राप्त करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए, और फिर लक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत जब उसकी अच्छी उम्र हो जाए, वह बुद्धि जिसकी विकसित पूरी तरह हो जाए, फिर उसके बाद में उसको राजनीति में कदम रखना चाहिए। इस प्रकार से निर्वाह अब विद्यार्थी अपना जीवन कर सकता है। अब चलिए, ये पद्यांश है, ये बड़ा ही जटिल है, देखिएगा।
हालांकि मैं आपके लिए इतना सरल कर दूंगा इसको, जीवन में कभी ये गलत नहीं होगा और बहुत अच्छा पद्यांश है, आने के चांसेस भी है। प्रश्न पढ़ते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक लिखेंगे, देखते हैं इनसे कि प्रश्नों से ही शीर्षक निकलेगा। अब लौट चलो तुम घर को, पंक्ति में किसे घर लौटने की बात कही गई है, पता नहीं चल रहा, कोई किसी को बुलाने आया होगा। विदु लेखा में विदु का क्या आशय है? विदु देखो पर्यायवाची शब्द वैसे तो चंद्रमा का, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में से आता है। फिर है दुर्बलता का विशेष चिन्ह शपथ किसके लिए बताया गया, तो दुर्बलता है वो किसे माना गया है, इसमें भी आ जाएगा। फिर है बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, यानी बैठी थी एक जगह स्थिर थी लेकिन अनेक प्रकार की तरंगे है वह उठ रही थी। असंख्य तरंगा किसके लिए आया, पाठ के अनुसार, इसके अनुसार आ जाएगा समझ में। केकई पूर्व में कैसी थी अब कैसी हो गई, यानी इसका मतलब ये केकई के बारे में है, केकई के बारे में है। और किसे लौटने को मेरे को याद आ गया है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, हालांकि मेरे को सबसे पहले ही पता था, पर मैं आपके जो मस्तिष्क है उसको थोड़ा उद्वेलित करने के उद्देश्य से ऐसा बोल रहा हूँ। तो केकई और राम, इनसे जुड़ा हुआ प्रसंग है, आपको पता ही है। केकई ने 2 वचन मांग करके राम जी को वनवास दे दिया था। भरत ने राजपाट स्वीकार नहीं किया और वह अपने भाई राम को लेने के लिए चल पड़ा और पंचवटी नामक स्थान पर वह पहुंच गया। उसके पीछे पीछे उसकी तीनों माताएं भी पहुंची, क्योंकि दशरथ, जो राजा दशरथ है, उनका स्वर्गवास हो चुका था। और केकई अब अपने किए पर बहुत पश्चाताप कर रही थी कि जिस पुत्र के लिए मैंने राजपाट मांगा और वह राजपाट छोड़कर जा रहा है, और वह उसके पीछे आई, राम के सामने बैठी, अपने मन में पश्चाताप भरी हुई, उथल पुथल हृदय में मची हुई थी, अनेक विचार उमड़ रहे थे। और वह राम जी को क्या क्या कहती है वो सारी बातें यहाँ आई है। तो देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यानी जब राम ने कहा कि कई ने कहा भाई तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई भी जो भाव है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, तो राम जी ने कहा नहीं माता, आपके लिए मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं है, आज पहले भी आप मेरी माता थी, आज भी आप मेरी माता ही हैं। इस प्रकार से जब राम जी ने कहा तो केकई कहती है यह अगर सच है तो तुम लौट चलो। चौंके सुन कर अटल केकई स्वर को, अटल केकई स्वर को, यानी केकई ने जब कहा तुम लौट चलो, जो वनवास देने वाली है वही अगर वापस लौटने का कह रही है, तो इसलिए सब चौंक उठे। सब ने रानी की ओर देखा, अचानक सबके चेहरे हैं वो रानी पर टिक गए, केकई पर। वेधव्य तुषार व्रता, अब उसका चेहरा सबने देखा तो कैसा था, विधवा थी वो। तुषार का मतलब होता है ओस या कोहरा, आवृत यानी ढकावा, कोहरे से ढकावा, यथा जैसे, विधु यानी चांद, और लेखा यानी चांदनी, विधु लेखा का मतलब चांदनी, जैसे चांदनी है वह ओस कणों से या कोहरे से ढकी हुई हो, इस प्रकार रानी का केकई का चेहरा दिख रहा था। बैठी थी अचल तथापि, वह बैठी तो स्थिर थी लेकिन असंख्य तरंगे उसके हृदय में लहरा रही थी, हृदय में अनेकों विचार उठ रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, वह पहले शेरनी का रूप धारण किए हुए थी, यानी बड़ी साहसी भी थी, और साथ साथ में जब उसने वनवास के लिए वचन मांगे तब कितनी कठोर हो गई थी, इसलिए सिंही कहा गया है, सिंहनी के जैसी। गौमुखी गंगा, अब वह क्या बन गई थी, गौमुखी यानी गाय और गंगा के समान हो गई थी, गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान हो गई थी, दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, गाय और गंगा के समान हो गई थी। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हाँ, अब राम जी को वो कह रही है कि तुमने कहा कि मैं अपने पुत्र को नहीं जान सकी, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपने पुत्र को नहीं जान सकी, हालांकि जन्म मैंने ही दिया। सब सुन ले, तुमने स्वयं भी अभी यह माना, यानी सब सुन लीजिए कि राम जी ने भी अभी ये बात मानी है कि मैं अपने पुत्र को नहीं जान सकी, इसलिए मैंने भूलवश एक अपराध कर दिया है और उस अपराध के लिए मैं अब क्षमा मांगती हूँ। और तुम, मैंने जो अपने पुत्र के लिए किया, पुत्र मोहवश किया, अब वो लेना ही नहीं चाह रहा राजपाट, तो हे राम अब तुम वापस लौट चलो, तुम्हें मेरे प्यारे पुत्र को अब राम चाहिए न कि राज चाहिए। यही सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, यानी मैं तुम्हारी अपराधीन हूं। दुर्बलता का चिन्ह शेष विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए है कौन सा पथ है, यानी मैं वैसे ही स्त्री हूँ, नारी हूँ, और नारी का हृदय बड़ा ही दुर्बल होता है, अपने पुत्र मोह में फंस जाता है, इसलिए मेरी दुर्बलता का ये विशेष चिन्ह है। याद रखिएगा, अपने आप को दुर्बलता क्यों बताइए, क्योंकि नारी होने के कारण नारी का हृदय बड़ा ही मोह से युक्त होता है, अपने पुत्र मोह में उसने ऐसा किया। तो चलिए, शीर्षक आपको पता ही है, केकई का पश्चाताप हो जाएगा। तो केकई का पश्चाताप, वैसे आपको मैं बता दूं ये मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है साकेत, उस साकेत का एक भाग है, उससे लिया गया है, और इसके अंदर केकई का पश्चाताप या केकई का अनुताप इसका शीर्षक था। अब लौट चलो तुम घर को,
किसके घर लौटने की बात है? राम को घर लौटने की बात कही जा रही है। विदु लेखा में विदूषक का क्या है? केवल विदु का पूछा है तो ये चंद्रमा होगा। विदु लेखा का पूछ ले तो चांदनी हो जाता। दुर्बलता का विशेष चिन्ह शपथ किसके लिए बताया गया है? तो दुर्बलता का विशेष चिन्ह शपथ किसके लिए बताया गया है? अबला स्त्रियों के लिए बताया है। अर्थात पहले शपथ ले और अबलाएं ये सोचे कि भाई हृदय में मोह माया किसी प्रकार का भाव उत्पन्न न होने दे और सही रास्ते पर चले अडिग होकर। बेटी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। इसमें असंख्य तरंग किसका प्रतीक है? हृदय में केकई के हृदय में उठने वाले हजारों भावों विचारों का प्रतीक असंख्य तरंगा। केकई पहले कैसी थी? सिंघनी जैसी थी। सिंघी आया था ना, हीरा। केकई पूर्व में सिंघनी जैसी थी, अब कैसी हो गई? अब गौमुखी गंगा के जैसी हो गई। ठीक है साथियों, एक बार मैं पृष्ठ पलट लेता हूं, आगे चलते हैं। अब आ गए हैं प्रश्नोत्तर, तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कहा? बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी तब रोना चाहिए, लेकिन पतोहू रो रही थी और वे उसे चुप कराते हुए कह रहे थे ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का है। क्योंकि उनका इसमें विचार था कि वे एक सन्यासी हैं और एक सन्यासी को मोह माया में नहीं होना चाहिए और वह मोह माया से विमुक्त होकर के अपने मन के भावों को भजन के द्वारा प्रकट कर रहे थे। वे कह रहे थे कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा से विलग होकर के शरीर रूप धारण करती है, अब शरीर को छोड़कर पुनः अपने उसी परमात्मा के पास मिलने जा रही है, इसलिए ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। तो इसमें जो शब्द है वो ये लिखिएगा आप, विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिलने जा रही है, तो यह तो रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। ऐसा विचार करके बाल गोविंद भगत ने पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा था। ठीक है साथियों, फिर है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो हमें देखिए, पहले तो ये देखना है कि शहनाई को मंगल ध्वनि कहा जाता है। ये ऐसा सुन लीजिए, शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के आसपास तक या उसके बाद तक बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर इसे बजाया जाता है। मांगलिक अवसर जैसे विवाह है, पुत्र जन्म उत्सव है, अन्य कोई समारोह है, उस समय में इसे बजाया जाता है। इसलिए इस शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। और इस मंगल ध्वनि को उच्चता तक पहुंचाने वाले, प्रसिद्धि दिलाने वाले और भारत रत्न पाने वाले प्रसिद्ध शहनाई वादक वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, इसीलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। फिर है बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान है वह निश्चल होती है, स्वार्थ रहित होती है और इतनी मनोहारी होती है कि निराश, हताश, उदास व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देती है, उसको भी प्रसन्न कर देती है। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान स्वार्थ से युक्त होती है और उसके अंदर गंभीरता होती है, वह किसी के ऊपर भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। सामान्य मुस्कान होती है जिसको हम औपचारिकता का निर्वाह भी कह सकते हैं। फिर है कवि ने फसल उपजाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व बताए हैं? तो कवि ने आवश्यक तत्व जो बताए हैं वो कविता नागार्जुन की है और फसल नामक कविता है। तो नागार्जुन कवि ने फसल नामक कविता में 5 या 6 तत्वों को प्रमुखतः माना है, जिनमें है मिट्टी का उपजाऊपन और बीज डाल दिया गया, और साथ में किसान के हाथों की महिमा यानी उसका परिश्रम किसान का, साथ ही साथ फिर उसके बाद में उगने के उपरांत जब उस पर सूर्य की किरणें गिरती है तो किरणों का रूपांतरण है सूरज की किरणों का, यानी सूर्य की किरणों के प्रभाव से ही फसल है वह उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद वायु की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी वायुमंडल में उपस्थित वे वायु या गैस जिसके कारण से पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 5-6 तत्व इसमें बताए गए हैं। तो एक तो हो गया आपके किसान के हाथों की मेहनत, मिट्टी का उपजाऊपन, और फिर हो गया सूर्य की किरणों का प्रभाव, और फिर वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, ये 5-6 तत्व है। फिर है, कुछ छूट गया हो तो देख लीजिएगा। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचय की, ये बात है, ये पाठ है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का। तो जब हिमालय वहाँ पर वो पहुँच गए कटाव में, कटाव पहुँचे, तब वहाँ जा कर के ऐसा कथन आया है कि किस प्रकार से ईश्वर ने हम सब के लिए जल संचय किया है। यानी पहाड़ के ऊपर इन्होंने बर्फ जमा दी, जो शीतकाल में ये बर्फ जम जाती है और वह गर्मियों में जब पूरा संसार,
पूरा एशिया त्राही त्राही करता है, पानी के लिए तड़पता है, उस समय में ये जल पिघल पिघल करके नदियों के रूप में प्रवाहित होते हुए पूरे एशिया को जल पहुंचाता है और उनकी प्यास बुझाता है। तो ये रूप बताए। फिर है प्रश्न नंबर 10। हिरोशिमा के एक जले हुए पत्थर पर पड़ी हुई छाया को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया? लेखक ने यह अनुमान लगाया कि जब यह है आपके अज्ञेय जी वाला पाठ है और उसका नाम था मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय जी द्वारा रचित मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में बताया गया है कि जब लेखक हिरोशिमा पहुंचा, अज्ञेय जी जब हिरोशिमा पहुंचे तो वहां पर एक पत्थर पर पूरा काला पड़ा हुआ था और बीच में मानव की आकृति वह उभरी हुई थी, एक साफ एकदम सफेद मानवाकृति उभरी हुई थी। वो छाया देखकर ऐसा आभास हुआ जैसे जब परमाणु बम गिरा होगा तब वह व्यक्ति इस पत्थर के सामने पड़ा होगा, तो जितनी भी हानिकारक विकिरणें थी उन्होंने सीधे रूप में उस मानव को पिघलाकर भाप बना दिया होगा और वह बची हुई जो किरणें थी वो पत्थर पर जाकर गिरी होगी, जिससे पत्थर चारों तरफ से तो काला पड़ गया लेकिन बीच में मानव आकृति उभर गई, ऐसा अनुमान उसने लगाया। गंवारा न होना का मतलब होता है सहन न होना या स्वीकार न होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा मुझे ये कदापि गंवारा नहीं, मुझे ये कदापि गंवारा नहीं कि तुम किसी और के साथ चले जाओ, इस कार्य में तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। हम किसी अपने घनिष्ठ मित्र को ये बात कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब है ये मैडम शीला अग्रवाल वाला, इसका मतलब ये आ गया आपके मन्नू भंडारी की कहानी, एक कहानी यह भी से लिया गया। तो इसमें से प्रश्न पढ़ते हैं। लेखिका को साहित्य की दुनिया में बाकायदा प्रवेश किसने करवाया? तो उसकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने करवाया। फिर उसके बाद में आएगा लेखिका ने ककहरा कहाँ सीखा था? लेखिका ने ककहरा सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में सीखा था। ठीक है, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, समय कम है। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका की सहायता कैसे की? तो उन्होंने पहले लेखिका मन्नू भंडारी कोई भी पुस्तक, किसी भी कवि लेखक की पुस्तक पढ़ लिया करती थी। अब मैडम शीला अग्रवाल ने मात्र पढ़ने को चयन करके पढ़ने में बदला, यानी चुनाव करके, हर कोई नहीं पढ़ना है, विशेष लोगों की विशेष रचनाएं पढ़नी है। और फिर उन्होंने खुद भी चुन चुन करके किताबें लाकर दी, पढ़ी हुई किताब पर चर्चा की, बहस की और 2 साल बीतते बीते साहित्य की दुनिया, जहाँ वह केवल शरत और प्रेमचंद्र जी के बारे में ही पढ़ती थी, धीरे धीरे करके जैनेन्द्र जी, अज्ञेय जी, यशपाल जी और भगवती चरण वर्मा तक की रचनाएं आदि पढ़ने लगी, अच्छी अच्छी रचनाएं वो पढ़ने लगी। फिर आगे देखिए, साहित्य की दुनिया में लेखिका कहाँ तक फैल गई? पहले 2-3 लोगों की रचनाएं पढ़ती थी, अब धीरे धीरे करके जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि की भी रचनाएं पढ़ने लगी। ठीक है साथियों, फिर आगे चलते हैं इस प्रश्न में। हालदार साहब उस कस्बे में क्यों जाते थे? हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में, हालदार साहब कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15 दिन बाद उस कस्बे से होकर गुजरते थे। इसमें नहीं आया पर पाठ में मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपने भी पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। फिर है हालदार साहब उस कस्बे में क्यों जाते थे? हालदार साहब उस कस्बे में जाते वो इसीलिए थे, कंपनी के काम से जाते थे, लेकिन वहां पर वो पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पर रुक जाते थे। फिर देखिए, हालदार साहब नेताजी की मूर्ति में क्या बदलते हुए देखते थे? हालदार साहब नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते थे। चश्मे बदलते रहते, कभी गोल चश्मा हो जाता, कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, और कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा हो जाता। मूर्ति पर चश्मे कैसे होते, ये भी उत्तर इसमें बता दिया मैंने साथ में। फिर है हालदार साहब की यात्रा को कैसी बताया है? हालदार साहब की जो यात्रा थी वह कौतुक भरी, यानी आश्चर्यचकित कर देने वाली होती थी, और उस आश्चर्यचकित करने वाली यात्रा के बीच में आश्चर्य का कारण क्या था आपको पता है? ये बदलते हुए चश्मे, और उस चश्मे को बदलते देखकर उनको आश्चर्य भी होता था और खुशी भी मिलती थी, प्रफुल्लता के क्षण भी प्राप्त होते थे। फिर देखिए साथियों, अब आगे है आपके फिर से पैराग्राफ, इसके प्रश्न भी देख लेते हैं पद्यांशों के। देखिए 2-2 आसानी से तैयार हो रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे साथियों, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैं दोनों बता रहा हूं, पेपर में कुछ भी आ सकता है, एक आएगा आ जाएगा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ये आपको पता ही है, सूरदास द्वारा रचित है। तो इसके प्रश्न सुनिएगा। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान बताया? किसके समान बताया? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया। क्यों बताया? क्योंकि जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम
हम हारिल पक्षी हैं और हम भी श्री कृष्ण को पकड़े हुए श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकती। हमारे हृदय ने उसको कसकर पकड़ रखा है कृष्ण को। फिर है, कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करते हुए गोपियों ने उद्धव से क्या कहा। दृढ़ प्रेम यानी उनका प्रेम कितना मजबूत था वो देखिए। हम जागते सोते सपने में, दिन में रात में, हमारा हृदय काना काना की रट लगाए रहता है। ये आ गया, ये दृढ़ प्रेम है। यानी हर समय 2400 घंटे और आठों पहर हमारा हृदय हर समय काना काना की रट लगाए रहता है। जागते हुए सोते हुए सपने में, दिन में रात में, काना काना का रट हमारा हृदय करता रहता है। इतना प्रेम हम कृष्ण से करती हैं। फिर है, गोपियों को सॉरी, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग संदेश कैसा लगता है और क्यों। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने प्रेम का मीठा स्वाद चखा है। क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मीठा स्वाद चखा है और इसलिए ये योग है जो निरस है, और निरस होने के कारण से निरस होने के कारण से ये स्वाद बड़ा ही कड़वा उन्हें लगता है। प्यारे साथियों, फिर आगे चलते हैं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियां उद्धव जी को कह रही हैं कि ये योग रूपी संदेशा उनको दीजिए, योग रूपी संदेशा उनको दीजिए जिनका मन चक्री हो, चंचल हो, स्थिर नहीं रहता हो, अस्थिर हो, हर समय भटकता रहता हो। ये आशय हो गया। फिर है, अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। प्रश्न है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, कवि कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपके आ गया। आत्मकथ्य कविता है कवि जयशंकर प्रसाद की। तो इसमें कवि जयशंकर प्रसाद ने, वास्तव में प्रसाद जी है वो एक महान लेखक थे, लेकिन महान लेखक होते हुए भी वे अपने जीवन को एक सामान्य सा छोटा सा जीवन मानते हैं। और उनका कहना है कि मेरे जीवन में दुख ज़्यादा रहे हैं, कष्ट ज़्यादा रहे हैं, मेरे जीवन के अंदर सुखों का घड़ा है मेरा सदैव जीवन का खाली रहा है, और इसलिए अपने छोटे से जीवन की बड़ी कहानियां मैं आज नहीं बताना चाहता हूं। ये बात कवि प्रसाद जी कह रहे हैं। फिर है, इसमें कवि प्रसाद जी की सरलता और उनका अभिमान रहित होना, उनकी विनम्रता प्रकट हुई है। प्रसाद जी महान कवि थे, लेकिन अपने आप को महान वे दर्शा नहीं रहे हैं। फिर है, कवि अपनी कथा कहने के बजाय उसमें किसमें उत्सुकता रहता है। कवि अपनी कथा कहने के बजाय दूसरों की कथा या आत्मकथा सुनने में उत्सुकता दिखा रहा है। फिर है, कवि अपनी जीवन कथा को सामान्य कहकर किस चारित्रिक विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। ये मैंने बता ही दिया, उनकी विनम्रता, यानी एक महान कवि की सरलता विनम्रता इसमें प्रकट हुई है। ठीक है, कवि प्रसाद जी के बारे में। फिर है, कवि स्वयं मौन रहते हुए भी दूसरों की कथा क्यों सुनना चाहते हैं। कवि स्वयं मौन इसलिए रहना चाहता है क्योंकि वह अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करना चाहता और दूसरों के लिए स्वयं उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता है। दूसरों की कथा क्यों सुनना चाहता है? दूसरों की कथा सुनकर के ये जानना चाहता है कि किस प्रकार से आत्मकथा लिखने वालों के साथ व्यवहार हुआ, या उनकी आत्मकथा सुनकर के लोगों ने कैसा कैसा बर्ताव किया, क्या उनके बारे में कहा। ये इसलिए वो सुनकर के जानना चाहता है। दूसरों की कहानियां सुनकर के उनके दुखों को अनुभूत करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। ठीक है, फिर आगे है, खेतीबाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखिए, गृहस्थ की 3 विशेषताएं थी। पहली, गृहस्थ की और साधु की सारी विशेषताएं मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो गृहस्थ क्यों थे? गृहस्थ इसलिए थे क्योंकि उनका एक साफ सुथरा मकान था। उनका परिवार, तो उनकी पत्नी को तो लेखक ने नहीं देखा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, लेकिन उनके पुत्र और पतोहू को देखा था। तो 2 चीज़ों में, उनका परिवार भी था, साफ सुथरा घर था और उनका एक परिवार भी था। और तीसरा और आखिरी, वे खेती बाड़ी किया करते थे। आपको पता है ये तीनों कार्य कौन करते हैं? गृहस्थ करते हैं। इस प्रकार से वो क्या हो गए? गृहस्थ हो गए। और फिर किन विशेषताओं से साधु कहलाते हैं? पहली बात, कबीर को साहब मानते थे, उनके पदों को गाते रहते थे। दूसरी बात, वे कभी झूठ नहीं बोलते, सबके साथ खरा व्यवहार करते, किसी से 2 टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। और फिर उसके बाद में, किसी की चीज बिना पूछे कभी काम में नहीं लेते थे। इस नियम को तो बहुत गहराई तक ले जाते, किसी दूसरे के खेत में शौच करने भी बिना पूछे नहीं जाते थे। और फिर उसके बाद में, वे हर समय लगभग भक्ति भाव भजन आदि में लगे रहते थे।
इसके अतिरिक्त आगे चलें तो उनके खेत में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वे कबीरपंथी मठ में ले जाकर चढ़ा देते। जो कुछ भी प्रसाद रूप में प्राप्त होता उससे जीवन यापन करते थे। और अंतिम रूप में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, वे मोह माया से मुक्त थे। पुत्र की मृत्यु पर भी उन्होंने कोई शोक प्रकट नहीं किया था। इन सारी विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते हैं। फिर है, नवाब साहब ने खीरे के रसास्वादन का विचित्र तरीका क्यों अपनाया? नवाब साहब ने ऐसा तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि वे अकेले खीरा खाने के उद्देश्य से सेकंड क्लास के डिब्बे में आकर बैठ गए। उन्होंने खीरा खाने का पूरा प्लान कर रखा था, योजना बना रखी थी, लेकिन वे अकेले खाना चाहते थे। और ट्रेन में जब लेखक चढ़ गया तो उसको देख करके उनके मन में एक विचित्र सा जो है भाव पैदा हो गया, जिसके कारण से उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। बाद में लगा कि अब ये जाएगा नहीं, तो अब खीरा खाने की इच्छा थी। उन्होंने खीरे को काटा, सारी प्रक्रिया भी की। और जब उसने सोचा कि लेखक को पूछूंगा, ये अगर कहेगा ये खा लेगा तो अपन भी खा लेंगे। लेकिन जब लेखक ने भी मना कर दिया, लेखक ने भी साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं खाना है, मेरा पेट जरा कमजोर रहता है, तो अब उन्होंने सोचा अब इसके सामने, लेखक के सामने, एक सफेदपोश सज्जन के सामने मैं नवाब होते हुए भी किस प्रकार से ये खीरा खा सकता हूं। अपना मान सम्मान, रुआब, रुतबा, हैसियत दिखाने के लिए उसने खीरे को सूंघ कर ही फेंक दिया। समझ में आ गया होगा क्यों अपनाया था ये। अपना मान सम्मान, रुआब, रुतबा, शानो शौकत, ये सब बचाए रखने के उद्देश्य से नवाब साहब ने खीरा है सूंघ कर फेंक दिया। ठीक है, फिर है, ये शब्द याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, उत्तर एकदम सही होगा। उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? उत्साह कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया है कि बादल रूपी युवाओं, इस संपूर्ण भारतवर्ष में जो तपन है, जो भीषण गर्मी से त्रस्त हैं, आम जनता है, मजदूर है, किसान है, ये सभी अंग्रेजी अत्याचारों से दुखी है। तो आप आओ बादल रूपी युवाओं और क्रांति की गर्जना करो, और इस प्रकार से क्रांति करके आमूल चूल परिवर्तन कर दो और आम जनता के दुखों को दूर कर दो। ये संदेश इसमें दिया गया है। फिर है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यथार्थ का मतलब वास्तविकता और अभाव का मतलब कमी। तो जीवन वास्तविक क्या था? आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में संपूर्ण जो दुख उन्होंने भोगे हैं, वो सारे दुखों का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे जीवन में जो जीवन में सुखों का घड़ा है वह खाली रहा है, और जीवन में दुख ही दुख आए हैं। मेरी खुद की प्रियतमा या प्रेमिका या पत्नी वह मुझे छोड़कर चली गई, या हमेशा हमेशा के लिए वह चली गई, और इस कारण से उसी का अभाव मेरे जीवन को खलता है। और कहता है, मैं अपनी जिंदगी रूपी गुदड़ी के धागों को उधेड़ना नहीं चाहता, और अपने उन कष्टों, अपनी कमियों को उजागर करना नहीं चाहता, पुनः उभारना नहीं चाहता। यह मार्मिक अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। वास्तविकता भी प्रकट हो गई, अभाव भी प्रकट हो गया। फिर है, सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखे। सूरदास का व्यक्तित्व आप सभी जानते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व, ये तो लेखक परिचय है दोनों, तो आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको बताने से कोई लाभ होगा। हाँ, लिखना क्या क्या है वो बता देता हूँ साथियों। कभी भी कोई कवि परिचय या लेखक परिचय है तो उसमें लिखना होता है। एक तो पहले आप लिखे जन्म कहाँ हुआ और जन्म सन कौन सा है। तो जन्म सन और जन्म कहाँ हुआ है, उसमें आपको उनका जिला भी लिखना है और उनका गांव भी लिखना है, सारा लिखना है। तो सूरदास जी का तो आपको पता ही है, रुणुकता या रेणुका गांव में हुआ था। जन्म है सूरदास जी का 1455 के करीब, याद आ रहा है मेरे को। मन्नू भंडारी का है वह भानपुरा मंदसौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इन दोनों का व्यक्तित्व में पहले जन्म सन बता दें, फिर जन्म स्थान बता दें, और फिर उसके बाद के अंदर उनके माता पिता का अगर नाम पता हो तो वो लिख दें। फिर उसके पश्चात उनके द्वारा कहीं पढ़ाई की गई हो, अध्ययन किस प्रकार किया है, क्या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, वो लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद में आपको रचनाएं लिखनी होती है, तो रचनाएं लिख दें क्रम अनुसार। जैसे पहले काव्य संग्रह, फिर काव्य संग्रह के बाद कहानी संग्रह, कहानी संग्रह के बाद उपन्यास, उपन्यास के बाद अन्य सारे, एक एक करके निबंध संग्रह आदि, आलोचनात्मक साहित्य सब लिख सकते हैं। वो सब लिखने के बाद में फिर आपको लिखना होता है उनके द्वारा जो
पुरस्कार प्राप्त किए गए, कोई सम्मान मिला है, वो सम्मान पुरस्कार आप लिख दें। सम्मान पुरस्कार लिखने के बाद कोई संपादन भी करते हैं कई, यानी किसी पत्र पत्रिका का संपादन किया हो तो वो लिख दें। और फिर अंततः आप 4 लाइनें उनकी जो व्याकरणिक विशेषता हो या चाहे व्यक्तिगत विशेषता हो, उनको कोई उपाधि दी गई है, उनका कोई विशेष नाम है, उनको कोई लेखक वगैरह विशेष रूप से दिया जाता है, वो किस के लेखक है के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कई छायावादी कवि होते हैं, कई प्रगतिवादी, प्रयोगवादी आदि कवि होते हैं, तो वो सारी बातें आप इसमें कवि परिचय में, लेखक परिचय में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर विस्तार से समझाइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती है, 2 प्रकार की है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें अंगेजी का है, तो 2 कारण, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक कारण कौन कौन से हैं? आंतरिक कारण 1 नंबर है आपके, पहला कारण होता है कि मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं, इसलिए लिखता हूं, यही लिखना है आपको। फिर दूसरा कारण, अपनी आंतरिक व्यवस्था को, अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिए लिखता हूं। तो ये दोनों कारण हो गए आंतरिक कारण। फिर अब है बाह्य कारण। तो बाह्य कारणों में 4 या 5 है, 4 ही है शायद, तो वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है प्रकाशकों का आग्रह, संपादकों का आग्रह, प्रकाशकों का तकाजा। संपादकों का आग्रह, प्रकाशकों का तकाजा। और फिर उसके बाद के अंदर आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति। और चौथा हो जाएगा पाठकों का आग्रह, पाठकों का आग्रह। तो संपादकों का आग्रह हो गया, प्रकाशकों का तकाजा हो गया, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, और चौथा हो गया पाठकगण का आग्रह। ठीक है, ये हो गए इसके पूरे उत्तर। फिर अब भोलेनाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री और आपके खेलने की सामग्री में क्या भिन्नता है। तो साथियों सीधी सी बात है, पहले जो खेल खिलौने होते थे वो सब घरेलू होते थे, घर की जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब की खेलने की सामग्री बन जाया करती थी। जैसे उन्होंने पिताजी की जो आचमनी है उसको काम में ले लिया, दिए काम में ले लिए, ठीक, जो मटके के छोटे छोटे टुकड़े उनको काम में ले लिया, काफ़ी सारी चीज़ें वो काम में आती, पीपे को, कनस्तर को काम में ले लिया। ये सारी चीज़ें घर की सामग्री ही खेलने की सामग्री होती थी, लेकिन उनकी सामग्री और हमारी सामग्री में अंतर आ चुका है। आजकल हम सारी बाजार से सामग्री खरीदते हैं, चाहे बॉल हो, चाहे बैट हो, चाहे बैडमिंटन के रैकेट हो, और नहीं तो अपने मोबाइल में ऑनलाइन गेम्स भी काफ़ी आते हैं, तो वो सारे गेम्स हमारे अब हो चुके हैं। पहले वाले अब खेल अब हमारे नहीं रह गए, न ही खेलने की सामग्री पहले वाली रह गई है। अब साथियों ये निबंध बचा है, तो निबंध के मामले में मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे। निबंध की तैयारी का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप सुनने में रुचि रखते हैं तो। देखिए, निबंध कभी भी लिखें तो प्रस्तावना और उपसंहार उनका ध्यान रखें। प्रस्तावना है वो होती है प्रारंभ, आरंभ, यानी आरंभ कैसे करना है, जो आपकी जानकारी में सामान्य रूप में हो। सामान्य जो विचार आप उस शीर्षक के बारे में जानते हो वो उसमें लिख दीजिए। फिर उसको गहनतम रूप में ले जाने के लिए आप आगे वाले पॉइंट्स का है उपयोग करें, और फिर अंततः उस उपसंहार जितना भी हमने लिखा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इस प्रकार की प्रक्रिया निष्कर्ष रूप में आप, सारांश रूप में आप उसमें लिख सकते हैं। फिर देखिए, एक ये एप्लीकेशन है कि प्रधानाचार्य जी को खेल सुविधा उपलब्ध करवाने हैं, तो यानी खेल की सामग्री और खेलों का आयोजन से संबंधित कोई है, आप लिख सकते हैं, वही सेवा में श्रीमान करके होगा। फिर है स्वयं को प्रियंका मानते हुए माँ को पत्र लिखिए, बोर्ड की परीक्षा तैयारी और प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। ये आप जरूर तैयार कीजिए कि आपने बोर्ड की तैयारी कैसी कर रखी है। आप अगर ये कर लेंगे, अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अपनी माँ को बताएंगे, तो देखिए ऊपर वाली दिशा के अंदर आप स्वयं का पता लिखेंगे, फिर उसके बाद में अपनी माता के लिए लिखेंगे कि पूज्य माँ या पूजनीय माँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में उनको प्रणाम करना है, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, इस प्रकार लिखेंगे। और अंत के अंदर आप वहाँ लिखेंगे आपकी प्रिय पुत्री या पुत्र, जो भी आप हैं उसके बारे में इस प्रकार लिख देंगे। बीच के अंदर आप मटेरियल लिख देंगे कि इस प्रकार से मैं तैयारी कर रही हूँ, विषयवार मैंने एक समय सारणी बना ली है और उसकी मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रही हूँ, मेरा पिछला जो प्री बोर्ड है उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, और अब आगे आने वाली इस बोर्ड परीक्षा में भी मैं बहुत अच्छे अंक प्राप्त करूँगी, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान से भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना ही रहता है। इस प्रकार की आप बात उसमें लिख करके एकदम स्पष्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अब आता है विज्ञापन। विज्ञापन याद रखिएगा, विज्ञापन में वैसे बोर्ड के अंदर तो 2 पेन का यूज नहीं होता है, लेकिन आप चाहें तो पेंसिल कलर लेके जा सकते हैं। 2 पेंसिल कलर ले जाइए, उनको डेकोरेट कीजिए 10-12 लाइन बीच में, और पूरा एक चौकोर
बना करके और ऊपर ही ऊपर उसका शीर्षक बीच में तैयार करें। दोनों साइड में आप जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो लिखें और बीच के अंदर विशेषताएं लिखें। नीचे है आप पता वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह लिख दें। प्यारे साथियों, मैंने अपने जितना अच्छे से अच्छा प्रयास हो सकता है वो कोशिश की है। आप वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्री बोर्ड भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। धन्यवाद। जय सिया राम।